हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जंतुओं में जनन के बारे में हम बात कर रहे थे। काफी हद तक हमने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन कर लिया बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय समीक्षा के बारे में, यानी कि हम ये जानने वाले हैं कि अध्याय में हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ हमें समझ में आया, क्या कुछ हमें यहाँ से सीखने के लिए मिला। तो जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पर हमसे आज कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम रिवीजन करने के बाद उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर बेटा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं बेटा हमारे पहले टॉपिक से, जो कि जनन क्या होता है उससे। जनन क्या है? जनन एक प्रक्रिया है बेटा, जो कि किसी भी प्राणी के लिए खुद के जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपने जैसी संतति को अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रखना चाहता है तो उसे जनन करना ही होगा। बहुत सारे हमारे आसपास में जीव हैं बेटा, जो सबके सब अब जो दिख रहे हैं आपको, वो सबके सब इसलिए हैं इस धरती पर क्योंकि उन्होंने जनन के बारे में सीखा, अपने जैसे संतति को पैदा करना सीखा। जब कोई भी जीव बेटा अपने जैसी संतति को पैदा करता है उसी को हम जनन कहते हैं। फिर हमने जाना कुछ मुख्य बातों के बारे में, तो चलिए दोबारा उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं। अगर कोई आपसे बेटा जनन की परिभाषा पूछे तो आप बता देंगे, क्या बताएंगे? जब कोई जीव अपने जैसे जीव को पैदा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जनन जो है वो अपने आप में ये कह सकते हो कि जनन क्यों आवश्यक है। कोई पूछ लेगा आपसे तो क्या बताएंगे? कोई भी स्पीसीज की जो निरंतरता होती है, उसकी जो उत्तरजीविता होती है बेटा, उसको बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन अगर नहीं होंगे तो सभी की सभी जाति बेटा विलुप्त हो जाएंगे, इस धरती पर कोई भी नहीं बचेगा। नर तथा मादा युग्मनज के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। संलयन का मतलब होता है बेटा मिलना, यानी नर युग्मक यानी जिसे आप शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक यानी जिसे हम अंडाणु कहते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तब तैयार होता है बेटा क्या? तब तैयार होता है नया स्पीसीज, है ना, नई प्रजाति। नई प्रजाति तो नहीं कह सकते हो, नई जाति जो कि उस जाति से मिलती जुलती होती है ना। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी इसमें कुछ विकार पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जाति के अंदर कुछ नए गुणधर्म देखने के लिए हमें मिलते हैं बेटा। आ गया समझ में इतना? चलिए आगे कह रहा है निषेचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है बेटा हमारा आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन हम उस निषेचन को कहेंगे जिसमें निषेचन बाहर होता है, शरीर के बाहर, और आंतरिक निषेचन वो निषेचन होता है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं, यानी जो अंडाणु निषेचित हो चुके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। कुछ स्त्रियों में फलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने के कारण शिशु उत्पन्न नहीं कर पाते, वो असमर्थ होते हैं, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम तैयार करके बेटा कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिसे हम आईवीएफ यानी कि कह सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो शरीर के बाहर होता है। पर इसका कभी भी ये अर्थ नहीं है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा हो जाता है। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं संलयन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में कराई गई है, लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में ही पैदा होता है, उसके शरीर के अंदर ही वो पनपता है, वृद्धि और विकास करता है, माँ के रक्त से ही सिंचित होता है। यानी कि उसके अंदर जितने भी गुणधर्म होते हैं बेटा वो माँ बाप के ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोलता है कि सुई से बच्चा पैदा किया, कोई बोल देता है कि भैया आईवीएफ कराया, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी उनका नहीं है। ये सब हमारी मिथ्याएं हैं। बेबी बेटा उनका ही होता है। नर से शुक्राणु लिया जाता है, मादा से अंडाणु लिया जाता है। अब होता क्या है कि जो फलोपियन ट्यूब होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा अंडवाहिनी, उसके अंदर कहीं ना कहीं अवरोध आ जाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है बाय बर्थ हो, ऐसा हो सकता है चोट लगने की वजह से हो सकता है छोटे मोटे कोई ऑपरेशन हुए हो उसकी वजह से हो, या फिर बेटा किसी दवाई के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। फिर कहता है निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है।
इस प्रकार जन्मे शिशु को हम परख नली शिशु कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। शुक्राणु में पूंछ उसे गति प्रदान करती है। हमने पढ़ा था कि शुक्राणु के अंदर मुख्य 3 भाग होते हैं बेटा। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो धारा रेखीय होता है अपने आप में, जिसकी वजह से वो आगे चीरता हुआ चल सकता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, धारा रेखीय। वहीं पर बीच वाला भाग जिसके अंदर सारे के सारे गुणधर्म होते हैं पापा वाले, ठीक है। और लास्ट वाला तो आपने पढ़ ही लिया कि कहीं ना कहीं पूंछ होती है जो कि उसको गति करने के काम में आती है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे कि मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, बकरी में, इन सब के अंदर बेटा आंतरिक निषेचन होता है। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो? बाह्य निषेचन। जैसे मेंढक, मछली आदि जलीय जीव जो होते हैं ये सब बाह्य निषेचन दिखाते हैं। जी ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर आंतरिक, उनके अंदर बाह्य क्यों? क्योंकि बेटा वो छोटे जीव हैं और उनको अगर वो इतने सारे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बाह्य निषेचन नहीं करेंगे, तो शरीर के अंदर इतने सारे बच्चे तो पैदा हो नहीं पाएंगे। और क्योंकि उनके बहुत सारे अंडाणु और बहुत सारे शुक्राणुओं को दूसरे जीव खा लेते हैं, इसीलिए उनके अंदर बाह्य निषेचन में इतने सारे अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिका को समूहीकृत करते हैं या होने लगती है तथा विभिन्न उत्तकों एवं अंगों के रूप में परिवर्धित यानी कि विकसित, परिवर्तित मतलब क्या हो गया बेटा? विकसित होती हैं। इसकी विकसित हुई संरचना या परिवर्तित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? भ्रूण। और कहां पर जाकर चिपक जाता है या फिर कहां पर अध्यारोपित हो जाता है ये? तो ये हो जाता है बेटा भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर रोपित हो जाता है और वहां पर विकसित होने लगता है मां का गर्भ। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को पहचाना जा सके, गर्भ कहलाता है। ये बेटा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको वही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप रिवीजन करते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, पूरे पार्ट को तो हम पेपर के टाइम में नहीं पढ़ सकते, तो आप वही मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, जिनसे आप सीख कर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। बाकी अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की तैयारी कर लेंगे हम। जरायुज क्या होते हैं? वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज। और अंडप्रज वो होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा, जैसे मुर्गियां होती हैं बेटा, तो मुर्गियां क्या करती हैं? बताओ बताओ। मुर्गियां अंडे देती हैं, ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इससे शरीर के भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। यह विकसित होकर शिशु बनता है, ये याद रखना, ठीक है। हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल जाते हैं जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं और यहाँ जो हो रहा होता है बेटा उसे हम मुकुल प्रक्रिया कहते हैं, मुकुलन प्रक्रिया कहते हैं, और इसमें मुकुल बनता है। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं और इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मुकुलन। मेंढक अंडे देते हैं, इसीलिए अंडप्रज हैं, और इसमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में अंडे देती हैं और जो तैरते हैं, और मेंढक शुक्राणु को गिरा देते हैं जिससे कि अंडे का जो संलयन है शुक्राणु के साथ वो शरीर के बाहर हो सके। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभी टेडपोल बनता है, फिर युवा टेडपोल बनता है, और फिर उसके बाद इसके सभी अंग देखे जा सकते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है बेटा? विखंडन द्वारा। याद रखना, कोई आपसे पूछेगा अमीबा में किस प्रकार से जनन होता है, तो आप बोलेंगे क्या? विखंडन के द्वारा। याद रखना, ठीक है। विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बंट जाता है और इस प्रकार एक नए जनक 2 अमीबा बनते हैं, ठीक है। यानी एक जनक के 2 अमीबा बन जाते हैं। जनन के इस प्रक्रिया को हम द्विविखंडन कहते हैं, क्योंकि विखंडन में 2 बनते हैं। त्रिविखंडन होगा तो 3 बनेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों भाई, आप लोगों को आ रहा है समझ में? चलो, जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये हमने पढ़ लिया बेटा। जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जनन उत्तरजीविता को बनाए रखता है।
किसी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखता है। आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? चलो, मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। शुक्राणु पुरुषों से और अंडाणु मादा से बेटा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। यानी एक ही शुक्राणु होता, मतलब रेस तो बहुतों की लगती है, मतलब आप कह सकते हो लाखों शुक्राणु जो हैं वो कह सकते हो नर शरीर से बाहर निकलते हैं और मादा के अंडाणु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत किसी एक की ही होती है। जो जीतता है वही संलयन की प्रक्रिया कर बैठता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। कोई आकर आपसे पूछे कि निषेचन के बाद क्या बनता है, तो आप लिखेंगे निषेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? युग्मनज का निर्माण होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलिए, लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं या कायांतरण कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कायांतरण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे भाई कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर, क्या बोला मैंने, जिस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, यस, लार्वा का कुछ नए लार्वा के कुछ अंगों में परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से वयस्क जंतु बनते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? कायांतरण। जैसे मेंढक में टेडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक रोल प्ले करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा अलैंगिक जनन। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां मुकुलन, जैसे हाइड्रा में होता है बेटा, नया मुकुल विकसित होता है, उसे मुकुलन कहते हैं। द्विविखंडन अमीबा में होता है जिसमें उसकी पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और इस प्रकार से वो दो भागों में बट जाता है। इसे हम द्विविखंडन कहते हैं। तो इस पाठ के अंदर बेटा ये हमारे प्रमुख शब्द थे, प्रमुख बातें थी, प्रमुख कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हमने पढ़ा। अगली वीडियो के अंदर मैं इन अतिरिक्त प्रश्नों में कुछ और प्रश्न भी जुड़े हुए हैं पीछे, उनके बारे में भी बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाले हैं। वैसे तो मैंने पहले से दिए हुए हैं, अगर आप स्क्रॉल कर रहा हूं मैं और आप इसे पॉज करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।